ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था और आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। जो लोग पहली बार वीडियोस देख रहे होंगे वो पिछला वाला चैप्टर पहले देख ले, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। बाकी आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं आपको प्लेलिस्ट कहाँ से देखनी है। जैसे आप पिछली वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्लोबल आईटीआई अपने यूट्यूब में यहाँ पे खोलना है। ग्लोबल आईटीआई आपका चैनल इस टाइप से दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे आपको तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। यहाँ ऑप्शन होता है होम वीडियो, जिसके बगल में होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर लोगे तो सभी चीज़ें अलग अलग, जैसे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर एमसीक्यू, एम्प्लॉयबिलिटी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, फिटर सेकेंड ईयर लाइव क्लासेज। ठीक है, तो इस पर अगर आप क्लिक कर लोगे तो वहाँ पे आपको फिर इसके अंदर इस पर क्लिक करते ही आपको अंदर जो इसके पहले की क्लासेज है वो मिल जाएंगी, सब सीरियल वाइज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो आपके पहले क्वेश्चंस कराए गए हैं जो चैप्टर 1 का उसे देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद इसी में आज जो हमारा चैप्टर 2 है वो भी ऐड हो जाएगा। बाकी इसका जो मैं आज ये चैप्टर कराने वाला हूँ इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF कहाँ मिलेगा। कई लोग मैसेजेस कर रहे थे कि सर मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ या कैसे होगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना इसको जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि PDF डाउनलोड कैसे करना है आपको। तो हमारी वेबसाइट है globaliti.org। ठीक है, GLOBAL ग्लोबल ITI.org, ये आपको ओपन करना है। जब ग्लोबल ITI.org ओपन करेंगे आप तो आपके सामने जो है इस टाइप से पेज खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन बनी होती है, इस लाइन पे, इस डॉट पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे इस टाइप से आपके सामने फ़ोन में खुल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कोर्स के यहाँ जो एरो बना हुआ है, एरो पे आप क्लिक कर लेना। जब एरो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो नीचे फिर इस टाइप से खुलेगा जहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी। मोबाइल को स्लाइड करना ऊपर को आप, तो एम्प्लॉयबिलिटी के नीचे आपको दिखेगा फिटर का। ठीक है, और यहाँ ना वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लेना है। जब आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ऐड आ जाता है, तो ऐड को आपको वहाँ क्रॉस बना हुआ उससे बंद कर देना है। उसके बाद आपको सामने ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखा हुआ है, नीचे स्लाइड करेंगे, हम नीचे स्लाइड करेंगे तो नीचे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर से, ये फर्स्ट ईयर है, हमें सेकेंड ईयर का देखना है, इसके ऊपर सेकेंड ईयर होगा। ठीक है, आपके फ़ोन में आराम से खुलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करने में दिक्कत हो, लिखा है ना वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर इस टाइप से खुल जाएगा। इसमें आपको देखना है पहला ही कॉलम ओवरव्यू है, या नीचे को आएंगे आप स्लाइड करना, जब खुलेगा आपके सामने पेज तो इस टाइप से पेज खुलेगा। जब आप नीचे स्लाइड करोगे, ठीक है, फ़ोन को आपको स्लाइड करना तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। यहाँ आप PDF स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ज्यामिति का PDF डाउनलोड करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आज जो है जो दूसरा चैप्टर अभी मैं कराने वाला हूँ, यहाँ लिखा है ना वेरी सून, यहाँ पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर उसका लिंक पड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये इस वेबसाइट को आप हमेशा विजिट करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस वेबसाइट पे आज अभी आपको एक ही PDF दिख रहा है, अगले दिन 2 दिखेगा, उसके अगले दिन 3 हो सकता है। कभी थ्योरी में चेंजेस होते रहते हैं, कभी उसमें। और ओवरव्यू के नीचे एक और कॉलम है करिकुलम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। खैर अभी इस पर हमने अपडेट नहीं किया हुआ, थ्योरी में अपडेट है, थ्योरी में आप दे सकते हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी अपडेट नहीं, इस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जल्दी ही यहाँ पर भी आपको टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपडेट के लिए वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहिए। कुछ ना कुछ जो भी नई चीज़ें होती है, टाइम टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपको डेली globaliti.org खोलना है और वहाँ पे आप PDF वगैरह के लिए थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का कोई भी न्यूज़ हो आप उस पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम खराब हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि को, पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि को मापा जाता है। कि वृत्त की परिधि को हम किससे मापते हैं? तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, सर्कल का जो एरिया होता है और जो सर्कमफेरेंस होता है, परिधि होती है, तो एरिया होता है πr² और परिधि होती है 2πr। तो आपको फार्मूला याद रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है यह मैंने खुद से आसान नहीं दिया हुआ है, ये आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि होती है 2πr, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
एक वृत्त के क्षेत्रफल को मापा जाता है। अभी मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि का एक भाग कहलाता है, कि वृत्त की परिधि का एक भाग क्या कहलाएगा, व्यास, त्रिज्या, चाप या जीवा। थोड़ा सा देखेंगे हम वृत्त बना करके। ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया बीच में, और जो इसकी लंबाई होती है, कहने का मतलब ये सर्कल, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से काट दूँ तो ये ऐसे लंबाई में फैल जाएगा। एक तार मान लीजिए इतना लंबा है और इसको मैंने गोल बना दिया, जब मैं गोल बना दूंगा तो वृत्त हो जाएगा, और काट के फैला दूं तो ऐसे लंबाई में फैल जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है तार की, वही परिधि होती है वृत्त की। कि अगर मैंने इस तार को क्या किया, मोड़ दिया, तो तार को जब मैंने मोड़ा तो इस आकृति में मुड़ गया। तो इसकी लंबाई कितनी है ये निकालने के लिए, अगर तार सीधा होता तब तो आप आसानी से निकाल लेते इसकी लंबाई कितनी है। अब तार गोलाई में हो गया तो इसकी लंबाई कैसे पता चलेगी, तो इसकी लंबाई को निकालना ही, इस लंबाई को निकालना ही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। अब वृत्त का जो बाहरी किनारा है, इसकी जो लंबाई है वही परिधि कहलाता है। तो फार्मूला होता है 2πr, अभी हमने देखा। तो यहाँ पूछ रहा था कि एक वृत्त की परिधि का एक भाग, तो ये क्या है, वृत्त का परिधि है, वृत्त का एक परिधि है। तो परिधि का एक भाग क्या कहलाएगा, परिधि का एक भाग मतलब मैं इतना भाग ले लूँ, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा बड़ा भाग ले लूँ, या इससे छोटा भाग ले लूँ, मतलब परिधि का कोई भी एक भाग मैं ले लूँ। 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं एक भाग लेता हूँ तो यह क्या कहलाएगा। तो चलिए मान लेते हैं हमने इतनी दूरी ली, ये क्या कहलाएगा, देख के लग रहा हो, इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, या चाप बोला जाता है। जब हम डिवाइडर वगैरह से लगाते हैं इस टाइप की जो आकृति, क्या चाप होता है ना। अगर मैं थोड़ी सी अगर पूरा बना दूंगा तो सर्कल हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, परिधि का अगर एक भाग ले लिया जाता है वो क्या कहलाएगा। तो अगर मैंने एक भाग लिया इसका, तो वह कैसी आकृति बन रही है, चाप की जैसी बन रही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिधि का एक भाग चाप कहलाता है। व्यास की बात करता, ठीक है, ऑप्शन इस समझ में आया ना, चाप कहलाएगा। यहीं पर इसका भी मैं बता देता हूँ कि अगर केंद्र से एक ऐसी रेखा खींची जाए जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर मिलती है और केंद्र से होकर जाए। यह रेखा देखिए वृत्त के 2 बिंदुओं पर मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है। तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर मिले और केंद्र से होती हुई जाए तो वह व्यास कहलाती है। यही रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास जो होती है किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। त्रिज्या क्या होगा, तो इसके सेंटर से वृत्त के परिधि तक की दूरी, कोई भी लाइन हम खींचे, सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होगी यही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। जीवा क्या है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे जीवा कहलाती है। जैसे ये मैंने रेखा खींच दी, तो देखिए वृत्त को यहाँ पे 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है, जीवा कहलाएगी। यहाँ खींच दिया मैंने, यह भी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। यहाँ पर खींच दिया मैंने, यह भी जीवा कहलाएगी। इसके ऊपर खींच दीजिए, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे। कोई रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे, और यहाँ सेंटर से जो होती हुई जाएगी यह क्या होती है, यह भी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, उसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त पर किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कि एक बिंदु से, बिंदु की बात करें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया हुआ है कि बिंदु कहाँ पे है। तो हम एक बिंदु से मैक्सिमम जितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या केस हो सकता है। जब बिंदु वृत्त के अंदर दिया हो, वृत्त के अंदर स्थित हो, तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें 3 केस होते हैं। एक होगा जब बिंदु आपका वृत्त के अंदर स्थित होगा, एक होगा जब हमारा पॉइंट जो बिंदु है वो वृत्त पर ही स्थित हो, और तीसरा है जब बिंदु हमारा वृत्त से बाहर स्थित हो। तो तीनों केसेस में क्या होते हैं उसको देखेंगे। जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा, तो मान लीजिए हमारा सर्कल है, ये वृत्त है, और यहाँ पे पॉइंट है। हमारा पॉइंट क्या है, वृत्त के अंदर स्थित है। अब इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो पहले ही देखते हैं स्पर्श रेखा होती क्या है। कोई भी रेखा, ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है।
एक ऐसी रेखा जिसका एक पॉइंट वृत्त पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे यह रेखा इसे टच करते हुए निकल जाए तो इसका एक पॉइंट यहाँ वृत्त पे स्पर्श करेगा तो वह स्पर्श रेखा कहलाएगी। मतलब रेखा का एक ही पॉइंट वृत्त पर स्थित होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट बीच में है, अगर मैं यहाँ से रेखा खींचना चाहूँ इस पॉइंट से होते हुए तो इस टाइप से खींच सकते हैं, ऐसे रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। ये कई सारी रेखाएं मैंने खींच दी। आप देख रहे होंगे जितनी भी रेखा है सभी वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है या काट रही है। सभी भी जो रेखाएं हैं सभी क्या कर रही हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। मतलब इससे तो स्पर्श रेखा बनी नहीं रही है। इसका मतलब अगर वृत्त के अंदर हमारा बिंदु स्थित होगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ पर रिजल्ट क्या है हमारा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। पॉइंट को नोट कीजिएगा, कब, जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि सभी रेखाएं वृत्त को दो पॉइंट पर टच कर रही हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा सर्कल है और यहाँ पे क्या है, बिंदु हमारा कहीं वृत्त पर कहीं पर भी स्थित है, यहाँ स्थित हो सकता है या यहाँ स्थित हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए बिंदु हमारा कहाँ है, वृत्त पर स्थित है। जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है वह बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो अगर यहाँ पे हमें एक बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा खींचनी है तो यहाँ पे जब आप रेखा खींचोगे तो ऐसे आगे बढ़ जाएगी। अब दूसरी रेखा तो यहाँ खींच नहीं सकती, एक हमने खींच दिया, और कोई ऐसी रेखा खींच सकती हो जो इस पे से टच करते हुए जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब बिंदु वृत्त पर स्थित होता है तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है, जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, वृत्त के बाहर स्थित हो, तब क्या होगा। मान लीजिए हमारा सर्कल है, ठीक है, पॉइंट मेरा यहाँ पर स्थित है जहाँ से मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए इस एक रेखा मैं इधर को खींच सकता हूँ इस पॉइंट से होते हुए, एक रेखा मैं ऐसे खींच सकता हूँ, और कोई रेखा ऐसा पॉसिबल है जो इस पॉइंट से खींचे और इसको स्पर्श करे। अगर आप सीधी कर खींचोगे तो ये काटते हुए निकल जाएगी, जो कि छेदिका या सेकेंड कहलाती है। तो यह तो स्पर्श रेखा होगी नहीं, क्योंकि ये दो बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श कर देगी। अब मुझे वृत्त को क्या है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कराना है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं इस बिंदु से, जब बिंदु कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है, इससे स्पर्श रेखा खींचनी थी तो मैं कितनी खींच पा रहा हूँ, तो दो खींच पा रहा हूँ। इसका मतलब जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लेना, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछ ले बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त पर स्थित है तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा, और अगर वृत्त के बाहर बिंदु होगा तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और इस क्वेश्चन में इसने ये चीज़ नहीं दिया हुआ कि बिंदु कहाँ पे है, तो हम मैक्सिमम जितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं उसको सही करेंगे। तो मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी भी बिंदु से, तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए कुछ लोग देख रहा था, मैं पूछ रहे हैं सर डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में आप 2 मिनट लगातार देखिए, आप 100% सीख जाओगे कि आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। एक दो लोग मैसेज भी कर रहे थे सर मुझसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो स्टार्टिंग के वीडियो को स्किप मत कीजिए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद जस्ट मैंने बताया पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, मैंने वेबसाइट को ओपन करके दिखाया है। तो आप स्टार्टिंग के 2 मिनट लगातार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा, मैंने करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी 6 सेमी त्रिज्या और 100 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए उसको छोड़ दें, पहले दिया क्या है, जिसकी 6 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब r
आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर मतलब त्रिज्या होता है, रेडियस, और कोण दे रखा है, कोण का मतलब थीटा, एंगल होता है, एंगल कितना है 100 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिज्यखंड का। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं आपसे बार बार बताता हूं कि आप जब भी वीडियो देखो मैथ्स वगैरह का, तो आप अपने साथ एक नोट्स रखो, कॉपी रखो, जो भी फार्मूले आते जाते हैं आपके क्वेश्चन में उन्हें एक जगह इकट्ठा करते जाओ। तीसरा आपका चैप्टर वाइज फार्मूला एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उन्हें आप याद रखोगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जो भी आपके क्वेश्चन में फार्मूला है उन्हें आप अलग नोट कर लो कॉपी पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, फार्मूला याद करना बहुत आसान है, बस आपको वृत्त वाला याद होना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये हमारा त्रिज्यखंड का हो जाएगा। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें थीटा बटे 360 का गुणा कर दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड क्या चीज होती है, तो कोई भी सर्कल हो, ठीक है, कोई भी सर्कल है, इसके एक भाग की बात करें, ये पूरा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बोलूं दो त्रिज्या, मतलब इस पॉइंट से दो रेखा खींच दूं, या कह लीजिए दो त्रिज्याओं के बीच जो हमारी ये क्षेत्रफल है इसकी बात करें, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसमें दो भी बन जा रहा है, ऊपर भी तो बन रहा है, ऊपर और नीचे जो दो त्रिज्यखंड बनेंगे। तो जो छोटा वाला होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, लघु बोलते हैं। माइनर मतलब लघु होता है, लघु क्षेत्रफल और दीर्घ क्षेत्रफल होता है। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड होता है। तो आर का मान हमें दे रखा होता है और ये एंगल होता है, ये थीटा होता है। तो अगर पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और सिर्फ मुझे इतने का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूं, जो हमारा एंगल था पूरा का जब निकालते हैं तो कितने का निकालते हैं हम, 360 का निकालते हैं। एक तरह से देखा जाए, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो वृत्त का मतलब पूरा लोगे तो पूरे का एंगल कितना होता है 360, तो थीटा का जगह 360 रखोगे, 360 से कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, वो वृत्त का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हमें किसी कम एंगल का निकालना होता है तो जो भी एंगल उसमें 360 से भाग दे देते हैं तो उस एरिया का निकल जाता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ आप निकाल लेते हैं, पाई का मान रख लेंगे 3.14, ठीक है। आर का मान कितना है, तो आर का मान 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू थीटा का मान 100 डिग्री दे रखा है बटे 360। नेक्स्ट देखते हैं 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इंटू 100 बटे 360, 36 दहा में 360, 10 से चला गया, बचा कितना 3.14। ये पाई का मान होता है, आपको ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका 3.14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक दशमलव दाहिने साइड खिसक जाएगा, जितना जीरो होता है उतने अंक दशमलव दाहिने साइड खिसक जाता है। तो यहाँ पे जब वो दाहिने साइड जाएगा तो 31.4, चूंकि वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी तो यह सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए 12 सेमी त्रिज्या वाले, ये मान लीजिए आपको फिगर दे रखा है, हम कुछ नाम रख लेते कि ये O है, ये A है, या B है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए बिंदु, या C है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। हमने एक नाम दे रखा है इसको ताकि आसानी हो आपको समझाने में। और एंगल कितना है, तो इसमें देख रहे हैं एंगल 120 डिग्री दिखा रखा है। इसका एंगल कितना है 120 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चित्र में दर्शाए गए 12 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, त्रिज्या या जो है इसके पॉइंट से यहाँ तक की दूरी रेडियस होगी, तो यह भी रेडियस और यह भी रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो है त्रिज्यखंड है। तो आर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका सेक्टर का कोण है वह 120 है, मतलब थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री। उसके खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन को समझना है। उसके खंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिज्य खंड का कहता तो पिछले वाले फार्मूले पे सेम हम निकाल देते, लेकिन एक खंड का क्षेत्रफल, खंड मतलब जो यहाँ पे भाग दिखा रखा है, ये बना हुआ है ना, तो यहाँ पे जो भाग दिखा रखा है यह खंड होगा। पूरा लेता यह OACB तो यह त्रिज्य खंड होता, लेकिन ये किसका पूछ रहा है, ACB, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है, जो ये बीच में आपका आ रहा है। इस वाले खंड का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये निकलेगा कैसे, आप इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालूं तो त्रिज्य खंड मतलब क्या, OACB, ये पूरा एरिया। अगर मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालूं तो मुझे पूरे एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा दूं तो ये खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। बात को समझिए, पूरा जो है ये त्रिज्य खंड है, मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, उसके बाद ये जो इसमें छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पूरा होगा, उसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, जो लाइनिंग की गई है, जो खंड है उसका बचेगा, और मुझे इसी का निकालना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा खंड का क्षेत्रफल बराबर, खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालता हूं, फिर इसमें रख दूंगा, निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मैंने बताया था फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वही लिख लेंगे, बगल में थीटा बटे 360 ये होगा, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, तो अभी हमने बताया आपको 22/7 ले लीजिए, 3.14 ले लीजिए, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो 12 दे रखी है, 12 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा का मान, तो थीटा का मान 120 दे रखा है बटे 360। तो यहाँ देखिए 120 से आई 360 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 12 चौक 48, ठीक है। आप लोग अपना खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। 3.14 इंटू 48 48 आपके आ जाएगा 150.72। किसमें आएगा, तो हमने वैल्यू सेंटीमीटर में ली है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कितना आया, 150.72। हमें पता चल गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 150.72 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसको निकाल के इसमें से घटा देंगे, हमें खंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कभी भी जब हमारे त्रिज्य खंड में कोई क्षेत्रफल कोई त्रिभुज बना हुआ इस टाइप से, जिसमें 2 त्रिज्याएं दे रखी हो, 2 त्रिज्या है ना, जो त्रिभुज बन रहा है उसकी जो 2 भुजाएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, तो जब 2 त्रिज्याओं पे हमारा ऐसा त्रिभुज बनता है कभी भी सर्कल में, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वो फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर का मान कितना था, 12 था, यहाँ पे कर लेंगे 12 का स्क्वायर, 12 बरियम 144 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा का मान 120 है, तो साइन 120 अंश। यहाँ कट कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूना 4, 72 इंटू साइन थीटा, साइन 120 अंश। साइन 120 अंश की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। √3/2 किसका मान है, यह साइन 120 अंश का मान है। त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, √3/2 होता है। अब यहाँ काट लीजिए, 2 से जाएगा, 2 × 6, 1 बचा, 2 × 6 = 12, 36 इंटू √3। √3 का मान कितना होता है, 1.732। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा, ठीक है। 36 इंटू 1.732 आ जाएगा आपका
62.352 किस में आएगा? सेमी स्क्वायर में। ठीक है, किसका मान आ गया? त्रिभुज का आ गया। तो इस फार्मूले में यहाँ ऊपर रख देते हैं -62.352। ठीक है, क्या है? सेमी स्क्वायर है। बस इन दोनों को आप घटा लीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा खंड के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, इस चीज़ को घटा लीजिए। क्या है आपका? 150.72 माइनस 62.352 है आपका। तो घटाने पे आ जाएगा 88.36 सेमी स्क्वायर खंड का क्षेत्रफल। ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ऑप्शन सी सही है, 88.36 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो जो सर्कल में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैंने आपको बताया उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 r² sin थीटा। तब बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि D = दे रखा है 406 mm। D का मतलब इसका व्यास हो गया, एक पहिया है जिसका व्यास दे रखा है 406 mm, और इसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। यह पहिया जो है 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है कि पहिए की चक्रों की संख्या कितनी होगी। पहिए का व्यास दे रखा है, पहिया 2 किलोमीटर चली है, तो जब पहिया 2 किलोमीटर चली तो वो लगभग कितना चक्कर लगाई, ये चीज़ें पूछ रहा है कि जब पहिया 2 किलोमीटर चली है तो 2 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाई है। तो इसके लिए हमें पहले लिख लेते हैं D = 406 mm। ठीक है, और तय की जाने वाली दूरी कितनी है? तय की जाने वाली दूरी, या कह लीजिए पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें कभी भी क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि जब भी वैल्यू दिया क्वेश्चन में, जितनी भी वैल्यू हो, सबका मात्रक सेम होना चाहिए। अगर यह mm में है तो यह भी mm में होना चाहिए, अगर यह सेंटीमीटर में है तो मतलब जितनी भी वैल्यू दी हुई है सब एक ही में हो। अगर एक ही में नहीं है तो हम सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ही गड़बड़ है, mm में दे रखा है या किलोमीटर में दे रखा है। पहले हमें दोनों की यूनिट सेम करनी होगी। तो उसके लिए क्या करें हम? किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि अगर मैं किलोमीटर को mm में बदलूंगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, 10⁻6 का गुणा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम इसे मीटर में बदलते हैं। तो आपको मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएगा, 2000 मीटर। वैसे ही अगर नीचे वाले को हमने मीटर में बदल लिया तो ऊपर mm में इसे भी मीटर में बदल लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 mm होता है। अब मैं mm की जगह मीटर लिखना चाहूँ तो 1 mm में इधर का इधर आ जाएगा, तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 406 mm है, तो mm की जगह जब मैं मीटर लिखना चाहूँगा तो 406 इंटू मीटर लिखने के लिए मुझे 1/1000 लिखना पड़ेगा, तब मैं मीटर लिख सकता हूँ। अब ये जब 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.406 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बदल लेंगे, 0.406 मीटर। ठीक है, तो दोनों की यूनिट हमने सेम कर ली। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहिया है आपका। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? तो एक चक्कर में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। समझ रहे हैं? अभी बताता हूं इस चीज को। पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर क्या होगा? पहिए की परिधि। ठीक है, क्योंकि पहिया जो है
जब एक चक्कर घूमेगा, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, यह पॉइंट दोबारा नीचे आएगा तो एक चक्कर घूमेगा, तो ये एक चक्कर घूमेगा तो कितनी दूरी चलेगा, तो इसकी जो परिधि होती है, मैंने बताया था कोई भी सर्कल है, परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से काटूँ तो यह फैल जाएगा इस तरह से सीधी लाइन में, इसको मैं यहाँ से काट दूँ तो यह सीधी लाइन में फैल जाएगा। तो ये जो इस लाइन की जो लंबाई होती है वही क्या होती है, इसकी परिधि होती है। जब हम सीधा लेना होता है तो आसानी से माप सकते हैं, चूंकि ये सर्कल में है तो इसीलिए परिधि को 2πr के द्वारा मापते हैं। तो यह जो इसकी लंबाई है, अगर मैं काट दूँ तो जो सीधी होने पे जो लंबाई आएगी वही ये परिधि होती है। तो ये एक चक्कर घूमेगा तो जो इसकी परिधि होगी, जो पहिए की लंबाई होगी, उसके बराबर यह दूरी चलेगा। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, पहिए की परिधि के बराबर होगी। और पहिए के परिधि का फार्मूला आप जानते हैं 2πr, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं हमें व्यास दे रखा है, तो हम इसे व्यास के रूप में भी बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। भाई त्रिज्या का दुगना व्यास होता है ना, तो व्यास के बराबर अगर हम 2 त्रिज्या को जोड़ेंगे तो वो व्यास के बराबर होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं आगे पीछे करना चाहूँ क्या हो जाएगा, 2r इंटू पाई लिख सकते हैं, और 2r की जगह क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो d इंटू पाई हो जाएगा। और d का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 0.406 इंटू पाई का मान आप जानते हैं 3.14। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। और आप जानते हैं कि आज मैं कैलकुलेटर बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 0.406 इंटू 3.14, ये आ जाएगा आपका 1.274 मीटर, क्योंकि हम मीटर में निकाल रहे हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आ गया, 1.274 मीटर आ गया, ठीक है। ये एक चक्कर में चली गई दूरी, और हमें निकालना है 2000 मीटर चली गई दूरी। तो हम मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि पहिया एक चक्कर में इतना दूरी चला है, या दूसरे शब्दों में बोले कि 1.274 मीटर चलने पर पहिया एक चक्कर घूमता है। दोनों एक ही बात है ना, पहिया 1.274 मीटर चलेगी तो वह एक चक्कर घूमेगी, या कहिए एक चक्कर में वह इतना मीटर चलेगी, दोनों सेम बात है। तो हम कह सकते हैं चूंकि 1.274 मीटर चलने पर पहिया घूमती है, कितना घूमती है, एक चक्कर, ठीक है। तो 1 मीटर चलने पर कितना घूमेगी, इसलिए एक एक नियम लगा रहे हैं हम, इसलिए पहिया इसलिए 1 मीटर चलने पर पहिया घूमेगी, कितना घूमेगी, तो 1/1.274 आया था, तो 274 मीटर चक्कर घूमेगी, ठीक है, 1 मीटर चलने पर। और हमें निकालना कितना है, लिखा था ना कि तय की जाने वाली दूरी 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर, कि 2000 मीटर चलने पर इसके चक्रों की संख्या की होगी, कितना होगा, तो 2000 मीटर चलने पर पहिया के चक्रों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बराबर 1/1.274 था ये हमारा, इंटू 2000 पे निकालना है। अगर 1 मीटर में इतना चल रही है तो 2000 मीटर में 2000 का गुणा कर दीजिए, समझ रहे ना। 1 मीटर में अगर इतनी दूरी इतना घूम रहा है तो 2000 मीटर में कितना चक्कर घूमेगा, 2000 का गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.274 से 2000 में भाग दे देना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2000 में भाग देंगे 1.274, आपका आंसर आएगा, इधर लिख देता हूँ 1569.85, ठीक है, जो कि लगभग किसके बराबर है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए तो उसके करीब क्या है, 1570, मतलब आप इसको लिख सकते हैं, यह लगभग का ये सिंबल होता है कि लगभग यह 1570 चक्कर के बराबर है। तो पहिया कितना चक्कर घूमेगी, तो हमें चक्रों की संख्या निकल गया 1570, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्य खंड की परिधि बराबर दिया हुआ है 480 mm, वृत्त का व्यास दे रखा है 412 mm। अब बीटा मतलब हमें त्रिज्य खंड का जो एंगल है वही निकालना है, या बीटा हमें इसको निकालना है, इस एंगल को निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? त्रिज्य खंड की परिधि दे रखा है, त्रिज्य खंड की परिधि, वृत्त का व्यास और बीटा हमें निकालना है। चूंकि परिधि दिया हुआ तो हम परिधि का फार्मूला लगाएंगे। एक और फार्मूला होता है त्रिज्य खंड की परिधि। त्रिज्य खंड की परिधि बराबर होता है, जैसे आपका वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में हमने क्या किया था? पाई आर स्क्वायर में थीटा बटे 360 से गुणा कर दिया था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया था। वैसे ही वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो सेम वही चीज इसमें भी करेंगे, त्रिज्य खंड की परिधि चाहिए तो हम वृत्त की परिधि लिख लेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर इंटू इसमें बस थीटा बटे 360 का गुणा कर दीजिए, वो त्रिज्य खंड का हो जाएगा। जो भी वृत्त की चीजें हैं उसमें थीटा बटे 360 का गुणा करते ही वो त्रिज्य खंड का हो जाएगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, थीटा बटे 360 का गुणा किया तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, थीटा बटे 360 का गुणा कर दिया, वो त्रिज्य खंड की परिधि हो गई। तो आसान है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ त्रिज्य खंड की परिधि 480 mm, लिख लेते हैं 480 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान कितना होगा? 3.14 इंटू आर का मान, तो वृत्त का व्यास दे रखा है 412, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 0 2 6 12, 206 हो जाएगा। आर की वैल्यू इंटू थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्योंकि बीटा वही पूछ रखा है, तो थीटा की जगह इसने क्या बीटा दे रखा है, तो हम यहाँ बीटा लिख सकते हैं। ये बीटा है बटे 360। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से आ जाएगा 18 दूना 36, 2 से आ जाएगा 2 दहा में 20, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से चला जाएगा 90 दूना 180। अब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणा इधर होगा और इसका इधर होगा। तो ये बीटा बराबर इसका यहाँ होगा तो क्या होगा? 480 इंटू 90 बटे इसका इधर होगा, तो देख रहे हैं क्या बचेगा? 3.14 इंटू 103। बस इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। और गुणा में कैसे करूँगा आप लोगों को मालूम है। ठीक है, आप लोग तो मल्टीप्लाई कीजिए अपना, मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से। 480 इंटू 90 हो जाएगा आपका 43,200 बटे 3.14 इंटू 103, आपका आ जाएगा 323.42। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा 43200। इसमें भाग देना है हमें 323 से, सॉरी 0.42 भी है, आ जाएगा आपका 133.57 डिग्री। यह निकल जाएगा बीटा की वैल्यू। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फार्मूला याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेसिस पे आते हैं, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्त का व्यास दे रखा है 186 mm और परिधि पूछ रहा है। वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास है d इज इक्वल टू 186 mm और हमसे क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। आप जानते हैं वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा लेंगे हम। वृत्त की परिधि और मैंने बताया था 2 पाई r। ठीक है, पाई को इधर कर देते हैं इंटू 2r, दोनों एक ही बात है। और आपको भी मैंने बताया था, यहाँ पे चूंकि व्यास दे रखा है तो व्यास बराबर होता है 2r, मतलब मैं 2r की जगह d लिख सकता हूँ, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा पाई d। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है और d की वैल्यू दे रखी है 186। d की वैल्यू कितनी है? 186 है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
3.14 इंटू 186 आपका आ जाएगा 584.04। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम ही चीज़ आएगी 500। और किस में आएगा, चूँकि mm में दे रखा है तो यह हमारी जो वैल्यू आएगी वह mm में आएगी। और यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे 584.07, ऑप्शन बी सही है आपका। तो बस आपका फार्मूला रहेगा तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं आपको आसान बता रहा हूँ या फार्मूला बेसिस पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी, व्हाट्सएप कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त की परिधि माइनस वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है कि वृत्त की परिधि माइनस वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर आ रहा है, तो त्रिज्या क्या होगी, आर की वैल्यू पूछ रखा है। बोला क्या है, वृत्त की परिधि कह रहा है माइनस वृत्त का व्यास बराबर कह रहा है 28 सेंटीमीटर होगा। ये चीज दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रही है। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं पहले 2πr माइनस वृत्त का व्यास d होता है बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि व्यास बराबर 2r लिख सकते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ठीक है। तो 2 त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है, तो d बराबर 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2πr माइनस 2r बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ से देखिए 2, इसमें भी 2, यहाँ भी r, यहाँ भी r कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें, r इसमें, r इसमें, तो 2r हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ पाई बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज हो जाएगा, 2πr माइनस 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए 2r पाई का मान रख लेते हैं 3.14 माइनस 1 इज इक्वल टू 28, ठीक। 2r इंटू 3.14 में से 1 घट जाएगा, 2.14 बटेगा बराबर 28। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 का भी इसमें गुणा है, इसका भी गुणा है, तो r बराबर जब लिखेंगे तो ये दोनों उस साइड जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 28 बटे 2 गुणे 2.14 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 से 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 बटे 2.14। अब r की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको भाग दे देना है। किसमें भाग देना है, 14 में भाग देना है 2.14 से। आपकी वैल्यू आ जाएगी, त्रिज्या इज इक्वल टू 6.54, ठीक है। वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा आपका। तो इस तरह से आपने देखा, बस फार्मूले की मदद से बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आपको फार्मूला सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। बाकी अगर वीडियोज अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।